ओम। सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिनांक 10 अगस्त 2025 के दिन YouTube पर अपने विशेष कार्यक्रम आपकी कुंडली के विभिन्न भावों में ग्रहों का फल के अंतर्गत आज हम राहु ग्रह के फलों की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल पर सूर्य ग्रह से लेकर शनि ग्रह तक अर्थात 7 ग्रहों की आपकी कुंडली के विभिन्न भावों में ग्रहों के फल और उपायों की चर्चा कर चुके हैं। यदि आप लोग उन कार्यक्रमों को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल MS ज्योतिष ला को YouTube पर सर्च कर उन कार्यक्रमों को देख सकते हैं और अपनी ज्ञान वृद्धि कर सकते हैं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम आपकी कुंडली के विभिन्न भावों में राहु ग्रह के फलों की चर्चा करेंगे। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आधुनिक काल में विशेषकर पिछले 100 सालों में या हमारे देश में पिछले 25 से 30 सालों में राहु ग्रह से संबंधित प्रभाव बढ़ता जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, राहु ग्रह हमारे व्यवहार में अनुसंधान, खोजबीन, वैज्ञानिक शिक्षा, जासूसी जैसे कार्यों को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार राहु ग्रह अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इंटरनेट, कंप्यूटर, वैज्ञानिक आविष्कार, गैजेट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, जिसका हम दिन प्रतिदिन सुबह से लेकर रात तक अधिक से अधिक प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ की अति का नुकसान हमेशा रहता है। इसी प्रकार चूँकि आज के ज़माने में यूरोप में या हमारे देश में भी अब अधिक से अधिक हम आर्टिफिशियल भोजन ग्रहण कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटरनेट यूट्यूब पर कार्यक्रम देख रहे हैं, जिसमें आधे से ज़्यादा कार्यक्रम आपको गलत प्रकार के या झूठे तरीके करके दिखाए जाते हैं। उनका प्रभाव, ऐसे भोजन का प्रभाव हमारे शरीर पर देखने को अब अवश्य प्राप्त हो रहा है। देखिए, जितना हम आर्टिफिशियल भोजन खा रहे हैं, फास्ट भोजन खा रहे हैं, उसके दुष्प्रभाव से हमारे शरीर में नई नई बीमारियों का जन्म हो रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं। इसी प्रकार हमारे व्यवहार में भी भ्रम, तनाव, अविश्वास बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके कारण अब संबंधों में दरार पैदा हो रही है, अविश्वास पैदा हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि राहु ग्रह सूर्य, चंद्रमा या बृहस्पति के शत्रु हैं। इस प्रकार आज की संतान, आज की और भावी पीढ़ी में अब अपने परिवार संबंधों के प्रति प्रेम घटता हुआ अवश्य नज़र आ रहा है। अब ये लोग अपने माता पिता से प्रेम केवल अपने स्वार्थवश करते हैं या उनमें कमी अवश्य आ रही है। ये आधुनिक भोजन प्रणाली, लाइफस्टाइल का ही दुष्परिणाम है। खैर, इन बातों का जिक्र हम बाद में करेंगे। देखिए, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए ज्ञानवर्धन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिले और आप उसको देखकर लाभ लें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट अवश्य दें और अपने परिचितों को भी इसको शेयर करें। देखिए, यह कार्यक्रम हमारी अनुभव, हमारे ज्ञान और हमारे मनुष्यों द्वारा दिए गए ज्ञान के आधार पर बनाया गया है। हम आपसे विनती करते हैं कि इस कार्यक्रम को आप शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक पूरा सुने और इस पर कंसीडर अवश्य करें और हमारे द्वारा बताए गए उपायों का भी पालन अवश्य करें। देखिए, अब हम संक्षेप में कुछ राहु ग्रह से संबंधित इसका परिचय देंगे। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि वैज्ञानिकों ने और ज्योतिषविदों ने राहु केतु ग्रह को कोई भौतिक या भौगोलिक अस्तित्व स्वीकार नहीं किया है। जैसे सूर्य मंगल का भौगोलिक अस्तित्व है, लेकिन राहु ग्रह का ऐसा कोई सापेक्ष भौगोलिक या भौतिक अस्तित्व नहीं है। यह केवल छाया ग्रह मात्र माने गए हैं।
आधुनिक खगोल शास्त्र भी राहु को चंद्रमा की कक्षा और पृथ्वी की कक्षा के बिंदु मानते हैं, अर्थात यह चंद्रमा का लूनार नोड्स के रूप में माना गया है। चंद्रमा का जो उत्तरी भाग होता है वह राहु ग्रह कहलाता है और जो चंद्रमा का दक्षिणी भाग होता है वह केतु ग्रह कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि चंद्रमा की जो छाया पृथ्वी के ऊपर पड़ती है वही राहु है और वही केतु हैं। पुराणों में प्रसंग आता है कि एक बार देवताओं और राक्षसों ने संयुक्त प्रयास करके सागर मंथन किया था। मंथन के परिणाम स्वरूप सागर से 14 प्रकार के रत्न मिले थे, जैसे विष निकला था, लक्ष्मी पाई गई थी, मदिरा निकला था, ऐरावत निकला था, कल्पवृक्ष निकला था, शंख निकला था, अश्व और कामधेनु और अमृत कलश के रूप में वस्तुएं प्राप्त हुई थी। इनमें से अधिकांश वस्तुएं देववर को मिल गई थी। राक्षसों ने मदिरा प्राप्त करी क्योंकि उनको मदिरा में अपार रुचि थी। राक्षसों ने जब इसका अमृत कलश का मंथन हो रहा था तो एक राक्षस देवताओं की पंक्ति में आके खड़े हो गए थे, क्योंकि उनको डर था कि जो अमृत बांटा जा रहा है हमारे आने तक वह अमृत खत्म हो जाएगा और देवतागण इसका सारा पान कर लेंगे। इस प्रकार एक देवता जो स्वर भानु के नाम से जाना जाता है वह छल कपट करके अपना रूप धारण करके बदलकर देवताओं की पंक्ति में आ खड़ा हुआ। ऐसा होने से सूर्य और चंद्रमा को सब ज्ञात हुआ, तो सूर्य और चंद्रमा ने भगवान विष्णु को यह बताया कि यह राक्षस देवताओं की पंक्ति में आ खड़ा हुआ है। तब नारायण भगवान ने अपने चक्र से उस राक्षस का सर काट दिया। सर काटने से, चूंकि काटने से पहले वह राक्षस उस अमृत का पान कर चुका था, इसलिए वह अमर हो गया। चूंकि वह अमर हो गया वह राहु ग्रह कहलाया और नीचे का भाग केतु ग्रह कहलाया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राहु ग्रह में चूंकि वह धड़ है, दिमाग है, इसलिए सारी बुद्धि और सारी शक्ति उसकी दिमाग में ही विकसित रहती है। इसी प्रकार केतु ग्रह जो निचले का हिस्सा है वह केवल निचले का हिस्सा है, क्योंकि उसने जलपान भी नहीं किया, अमृतपान भी नहीं किया, इसलिए वह दर दर भटकता है और अनुसंधान जैसे कार्य करता है। देखिए, राहु और केतु का जो गोत्र है वह दैत्य गोत्र है, अर्थात वे राक्षस वर्ग से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चंडाल जाति के हैं, ये तामसी प्रवृत्ति के हैं, अधर्मी हैं और कुछ उपद्रव करने वाले हैं। राहु भी शनि ग्रह की भांति श्याम वर्णीय हैं, थोड़े काले रंग के हैं और कुछ ग्रे रंग के अवश्य रहते हैं। इनका जो वाहन है वह सिंह है, बिल्ली है या कुत्ता माना जाता है। राहु से संबंधित यदि हम वास्तु की बात करें तो कहते हैं कि यदि आपके घर की चौखट या आपके घर के सामने गंदे पानी का कोई गड्ढा है, गटर है, घर में आपके सीलन की समस्या बनी रहती है, घर की छत छटपटाती रहती है, टपटपाती रहती है, बार बार टूट जाती है, या आपके घर की छत पर बहुत सारा कूड़ा करकट इकट्ठा हुआ है, तो ऐसा होने से आपके घर में नेगेटिव राहु का छाया अवश्य है। इसी प्रकार आधुनिक काल में अशुभ राहु से घर के इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं में समस्या बनी रहती है, वह आए दिन खराब होते रहते हैं। घर में जो आपकी वायु होती है वह दूषित बनी रहती है, कुछ भारी भारी रहती है। इसी प्रकार आपके घर में कुछ अजीब सी गंध की स्मेल भी अवश्य बनी रहती है। घर में आपके कूड़ा कबाड़ भी अधिक जमा रहता है। आपका कोई पड़ोसी संतानहीन हो सकता है या उनको कोई पितृदोष हो सकता है। इसी प्रकार आपके पड़ोस में कोई हलवाई की दुकान हो सकती है, रेस्टोरेंट हो सकता है, या कोई जलती हुई भट्टी भी अवश्य हो सकती है। तो वास्तु के अनुसार कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिससे पता चलता है कि आपके घर में राहु की क्या स्थिति है। देखिए, राहु ग्रह एक राशि में 18 महीने तक संचार करते हैं और उनकी महादशा 18 साल की रहती है। इस प्रकार राहु की महादशा सभी ग्रहों के मुकाबले सबसे लंबी मानी गई है। राहु की भी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि मानी गई है। राहु को मिथुन राशि या वृषभ राशि में उच्च का माना गया है, तो धनु राशि या वृश्चिक राशि में इसको नीच का माना गया है। राहु आद्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्रों के स्वामी माने गए हैं। इसी प्रकार राहु की कुछ मित्र राशियां हैं, मित्र ग्रह हैं, जैसे राहु के शनि, बुध और शुक्र ग्रह
या इनकी राशियां मित्र राशि मानी गई हैं। इसी प्रकार राहु के सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति या मंगल कुछ अशुभ राशियां या शत्रु राशि अवश्य मानी गई हैं। अब हम आपको आपकी कुंडली में शुभ राहु के लक्षण बताएंगे, जिनको जानकर आप ज्ञान ले सकते हैं कि आपकी कुंडली में राहु शुभ अवस्था में बैठे हैं। देखिए, यदि राहु ग्रह आपकी कुंडली में उच्च राशि में बैठे हुए हैं, मित्र ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं, मित्र ग्रहों की दृष्टि है, या मित्र राशियों में बैठे हुए हैं, मित्र नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो जातक के ऊपर राहु अपनी शुभता प्रदान करते हैं। देखिए, आमतौर पर राहु को आपकी कुंडली में तीसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव और 11वें भाव में शुभ फल देते हुए कुछ अधिक अवश्य पाया जाता है। देखिए, जो जातक बुद्धि में तीक्ष्ण होते हैं, अनुसंधान कार्यों में लगे होते हैं, रुचि लेते हैं, खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, जासूसी करने में माहिर होते हैं, आधुनिक संचार उपकरणों का प्रयोग करने वाले होते हैं, उनसे सुख लेने वाले होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक साधनों में रुचि रखते हैं और उनकी जानकारी रखते हैं, प्रायः उनका राहु शुभ अवस्था में अवश्य माना जाता है। इसी प्रकार जातक के जीवन में जब अचानक शुभ लाभ मिलते हैं, जैसे उनको कोई बड़ा धन लाभ होता है, नौकरी में सफलता मिलती है, राजनीति में सफलता मिलती है, तो सट्टे लॉटरी में सफलता मिलती है, शेयर बाजार में सफलता मिलती है, तो हम कह सकते हैं कि उनके जीवन में राहु ग्रह शुभ अवस्था में अवश्य बैठे हुए हैं। इसी प्रकार राहु ग्रह वाले अपने कार्य को सफल बनाने में साम, दाम, दंड, धोखे जैसे देने की प्रवृत्ति अवश्य करके अपने कार्यों को सहज रूप से सफल कर लेते हैं। उनका लक्ष्य अपने लक्ष्य को पाने में होता है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए वे कोई भी प्रकार का कार्य करते हैं, उसमें उनका कोई परहेज नहीं होता है, और उनमें उनको जो सफलता मिलती है वह सफलता भी चिरस्थायी समय तक टिकी रहती है। ऐसा नहीं होता कि वे एकदम सफल होते हैं और एकदम गिर जाते हैं। अब हम आपको बताएंगे अशुभ राहु के लक्षण, कि आपकी कुंडली में अशुभ राहु है तो किस प्रकार के प्रभाव या लक्षण देखने को मिलते हैं। देखिए, यदि राहु आपके लगन भाव में बैठे हैं, दूसरे भाव में बैठे हैं, चौथे भाव में बैठे हैं, सप्तम भाव में बैठे हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं, नवम भाव में या द्वादश भाव में बैठे हैं, तो प्रायः राहु कुछ अशुभ फल ही अधिक देखने को मिलते हैं। वैसे आपके कुंडली में यदि जातक को मति भ्रम रहता है, मानसिक रूप से वे ग्रसित रहते हैं, पागल तक हो जाते हैं, उनकी वाणी कठोर होती है, झूठ बोलने में ऐसे जातक माहिर होते हैं, तामसिक वृत्ति रखने वाले होते हैं, तामसिक भोजन करना, मदिरा पान करने के शौकीन होते हैं, धोखे देने में शौकीन होते हैं, चोरी करना, ठगी करना, अधिक यात्राएं करने वाला, त्वचा रोगी होगा, हृदय रोगी होगा, तो मानिए आपकी कुंडली में राहु अशुभ अवस्था में अवश्य बैठा हुआ है। देखिए, राहु ग्रह जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह पर अपना शुभ या अशुभ प्रभाव अवश्य देता है। जैसे उदाहरण के लिए सूर्य ग्रह के साथ यदि राहु की युति होती है तो जातक सम्मान में कमी पाने वाला होता है, अतृप्त आत्मा वाला होता है, उनके पिता को कष्ट प्राप्त होता है, जातक को सरकार से दंड मिलने की संभावना बनी रहती है, जातक धन चोरी करने में, टैक्स चोरी करने में माहिर होता है। इसी प्रकार यदि राहु बुध के साथ बैठा हुआ है तो वह तीक्ष्ण बुद्धि वाला होगा, लेकिन बुद्धि का गलत प्रयोग करने वाला होगा। वह बुद्धि का चोरी करने, धोखा देने में प्रयोग करता है। इसी प्रकार राहु यदि गुरु के साथ युति करता है तो ऐसा जातक अपने गुरुओं का, धर्म का पालन ना करने वाला, सम्मान ना देने वाला होता है। इसी प्रकार उसके मुंह में राम राम और बगल में छुरी रखने वाली कर्म प्रवृत्ति अवश्य पाई जाती है, वह कायर तक हो जाता है। अब हम आपको अशुभ राहु के ठीक करने के, साधने के, शुभता बढ़ाने के कुछ उपाय बताएंगे। आप लोग उन उपायों को करके राहु की अशुभता को अवश्य दूर कर सकते हैं। देखिए, यदि आपकी कुंडली में जैसा कि हमने बताया कि राहु अशुभ अवस्था में है, आपको ऐसे लक्षण अपने जीवन में देखने को मिल रहे हैं, तो आपको भगवान शिव की सोमवार के दिन या प्रतिदिन, इसी प्रकार भगवान हनुमान जी की, भैरव जी की मंगलवार या शनिवार के दिन या प्रतिदिन आराधना करनी चाहिए, पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसी प्रकार आपको प्रतिदिन गायत्री मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। गायत्री मंत्र करने से हमारी बुद्धि सतमार्ग की ओर प्रेरित होती है और हमारे शरीर में जो भी नेगेटिव हार्मोन्स हैं वे फिल्टर होकर सात्विक बुद्धि हार्मोन्स में चेंज होती हैं।
इसी प्रकार प्रतिदिन आपको भगवान सूर्य को जल देना चाहिए। जल देकर आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और हो सके तो अपनी कुंडली किसी योग्य पंडित जी को दिखाकर, ज्योतिषी आचार्य को दिखाकर माणिक्य भी अवश्य धारण करना चाहिए, ताकि आपके जीवन में सूर्य का प्रभाव बढ़े और राहु की अशुभता कम हो। इसी प्रकार राहु को ठीक करने के लिए हमें दुर्गा चालीसा का जाप करना चाहिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। सरस्वती पूजा भी राहु को ठीक करने के लिए विशेष फलदायी मानी गई है। इसी प्रकार आपको अपने परिवार को हमेशा संयुक्त रखना चाहिए और अपने ससुराल पक्ष से भी संबंधों को बिगाड़ना नहीं चाहिए, उनके साथ मधुर संबंध रखने चाहिए। इसी प्रकार आपको सरसों के बीज, मूली दान करनी चाहिए, कोयले को बहते हुए पानी में बहाना चाहिए। इसी प्रकार जौ या अनाज को आप किसी बड़े स्थान पर गड्ढा करके उसको दबाना चाहिए या उस पर बोझ रखना चाहिए, या जो अनाज को दूध से धोकर बहते पानी में भी अवश्य मंगलवार या शनिवार को बहाना चाहिए। इसी प्रकार आपको कुछ धन या पैसा या मसूर की दाल सफाई कर्मचारी को भी अवश्य मंगल या शनिवार को देनी चाहिए। इसी प्रकार आप चांदी अपने शरीर पर किसी भी रूप में धारण कर सकते हैं। पक्षियों को आप बाजरा दाना अवश्य प्रतिदिन डालें। चंदन का टीका या चंदन की सुगंध भी अपने शरीर पर अवश्य लगाएं। अपने घर में सूर्य और वायु का प्रकाश अधिक से अधिक आने दें। गौमूत्र का पान करें और गौमूत्र को जल में डालकर उससे स्नान करें। इसी प्रकार नमक जल में डालकर उसके अपने घर में सफाई पोछा भी अवश्य करें। इस प्रकार आप ये उपाय करके अपने अशुभ राहु को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं और अपनी अशुभता को कम अवश्य कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि आपकी कुंडली में यदि अशुभ राहु है तो उससे संबंधित फल किस प्रकार को देखने के मिल सकते हैं। देखिए, यदि आपकी कुंडली में अशुभ राहु है तो आपको कुछ मानसिक तनाव बना रहेगा, मानसिक रोग होने की संभावना बनी रहेगी, आपको अनजाना भय सताता रहेगा। इसके अतिरिक्त आपको त्वचा रोग हो सकते हैं, वायु जनित गैस की समस्याएं भी आपके शरीर को परेशान कर सकती हैं, आपको नशे की लत लग सकती है, मानसिक रूप से आप तनाव में रहेंगे, आपके संबंधों में भी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, आपको हमेशा सर दर्द बना रहेगा, जोड़ों में दर्द बना रहेगा। इसी प्रकार रात को नींद की ना आना नींद की समस्या भी सता सकती है। आपके व्यवहार में क्रोध की अधिकता या चिड़चिड़ापन भी रह सकता है। इसी प्रकार पति पत्नी में अनबन रहना, परिवार के सदस्यों में अज्ञात झगड़े होना, आर्थिक हानि होना, करियर में समस्याएं आना, असफलता मिलना, समाज से कुछ अलगाव बढ़ना, पालतू जानवरों की मृत्यु हो जाना, संपत्ति विषयों में परेशानियां बनी रहना, कानूनी मामलों में फंसना, वाहन दुर्घटना होना जैसे कुछ लक्षण होते हैं, जिससे पता चलता है कि आपके जीवन में राहु अशुभ अवस्था में फल दे रहा है। वैसे राहु प्रायः 42 वर्ष की उम्र के बाद ही शुभ या अशुभ परिणाम कुछ अधिक तेजी से देने लगता है। अंक शास्त्र के अनुसार राहु का अंक 4 माना गया है। राहु यदि शुभ अवस्था में होता है तो जातक तकनीकी क्षेत्र में, मीडिया क्षेत्र में, राजनीति क्षेत्र में, डिजिटल मार्केटिंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, कंप्यूटर इंटरनेट प्लेटफॉर्म में, फिल्म शूटिंग में, मॉडलिंग करने में, ब्यूटी पार्लर में, रिसर्च कार्य करने में, चमड़ा उद्योग में, नशीली वस्तुओं के उद्योग कार्यों में, इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार करने में कुशल होता है। इन क्षेत्रों से जातक को सफलता मिलती है और वह अपार धन का स्वामी बनता है। जी, अब हम अपने कार्यक्रम में राहु ग्रह के आपकी कुंडली में प्रथम भाव से लेकर तीसरे भाव तक फलों की विवेचना करेंगे। प्रथम भाव, देखिए, यदि जातक की कुंडली के प्रथम भाव में राहु होते हैं तो आमतौर पर जातक दीन परिवार में अवश्य जन्म लेता है, लेकिन शनि शनि वह अपने कर्म बल पर ऊंचा स्थान भी अवश्य प्राप्त कर लेता है। वैसे शिक्षा की ओर उसकी कोई विशेष रुचि नहीं होती है, हालांकि व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर, टेक्निकल प्राप्त कर, स्किल कार्य कर वह अपनी इच्छाओं की प्राप्ति के लिए साम दाम दंड जैसे कार्य भी करता हुआ सफलता अंत में अवश्य प्राप्त करता है और खूब धन प्राप्त करता है। लगन में राहु होने से आमतौर पर वह शक्तिशाली होता है, अभिमानी होता है, लोगों की परवाह नहीं करने वाला होता है। इसी प्रकार वह कुटिलता से भरा होता है, राजनीति करने वाला होता है। इसी प्रकार झूठ बोलने में भी वह वाचाल होता है।
देखिए, आमतौर पर उनके दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां, भ्रम या तनाव अवश्य बना रहता है। हालांकि ससुराल पक्ष उनको अच्छा प्राप्त होता है, फिर भी वे अपने कर्मों से अपने जातक ससुराल पक्ष अपने जीवन साथी या पार्टनर के साथ गलत व्यवहार करते करते 42 वर्ष की आयु के बाद असफलता ही अधिक प्राप्त करता हुआ देखा गया है। यदि राहु शुभ मित्र राशि में पड़े हुए हैं तो यहाँ जातक को शुभता प्राप्त होती है। राहु जातक को दयालु अवश्य बनाता है, धर्म में रुचि रखने वाला भी अवश्य बनाता है। जातक यहाँ साहसी होता है और शत्रुओं का मान मर्दन करने वाला होता है। अशुभ राशियों में यदि राहु बैठा हुआ है प्रथम भाव में या उस पर सूर्य चंद्रमा मंगल की दृष्टि है तो जातक मानसिक रोगी होता है, क्रोध करने वाला होता है, दुर्घटनाओं का शिकार होने वाला होता है। कानूनी मामलों में भी वह परेशान अवश्य रहता है। यहाँ से राहु की पंचम दृष्टि पंचम भाव में होती है तो जातक कुछ व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने वाला, कुटिल बुद्धि वाला होता है। संतान पक्ष से वह पीड़ित अवश्य रहता है। इसी प्रकार गलत प्रकार के मित्रों से भी वह युक्त होता है। यहाँ से कुंडली की सप्तम भाव में जब उसकी दृष्टि पड़ती है तो दाम्पत्य जीवन में भ्रम और तनाव बना रहता है। पति पत्नी दोनों यदि एक समान प्रवृत्ति की हैं तो उनका दाम्पत्य जीवन चल जाता है। नवम दृष्टि होने से राहु की धर्म और भाग्य भाव में होने से वह धर्महीन हो सकता है, दूसरों धर्मों में रुचि रखने वाला हो सकता है और कुछ यात्राओं का अधिक शौकीन होगा, जिसमें धार्मिक यात्राएं कुछ अधिक होगी। कुल मिलाकर राहु ग्रह प्रथम भाव में मिश्रित परिणाम ही अधिक देखे जाते हैं। दूसरे भाव में राहु ग्रह का फल देखिए, यदि द्वितीय भाव में राहु ग्रह बैठा है तो जैसा कि हम जानते हैं कि द्वितीय भाव आपके परिवार से और धन से संबंधित होता है। प्रायः यहाँ राहु भी कुछ मिश्रित फल ही या कुछ अशुभ फल ही अधिक देता हुआ दिखाई देता है। यहाँ राहु होने का मतलब है कि आपका कुछ परिवार में दोष है या पितृदोष है। परिवार के सदस्यों में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बनी रहती हैं। परिवार में अनबन होना, भ्रम होना या तनाव भी बना रहता है। परिवार के बाद जो संचित धन होता है वह भी गलत प्रकार या अन्यायपूर्ण तरीके से इकट्ठा किया हुआ अधिक होता है, जो कि स्थिर नहीं होता है। जातक की कुंडली में यदि अशुभ राहु है तो जातक संचित धन 42 वर्ष की आयु के बाद अचानक उसमें हानि होने की संभावना रहती है और जातक कंगाल तक अवश्य हो जाता है। क्योंकि द्वितीय भाव हमारी वाणी का है, हमारे भोजन का है, अतः यह राहु वाणी के तौर पर तीक्ष्ण वाणी देता है, कटु वाणी देता है और जातक प्राय झूठ अधिक बोलता हुआ देखा जाता है। जातक को मदिरा मांस भक्षण करने में रुचि होती है। जातक को मुख संबंधी या आंखों संबंधी इन्फेक्शन होना या ऐसे संबंधी रोग होने की भी संभावना हमेशा बनी रहती है। यदि शुभ राशियों में शुभ ग्रहों से युक्त दूसरे भाव में राहु है तो अचानक उसको धन की प्राप्ति कहीं से भी हो जाती है, संपत्ति लाभ भी मिलता है। परिवार के सभी सदस्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले होते हैं, व्यवहारिक दृष्टिकोण रखने वाले होते हैं। परिवार में मदिरा और मांस का सेवन आमतौर पर चलता रहता है। इसी प्रकार अशुभ राहु यदि पंचम दृष्टि से या छठे भाव को देखता है तो परिवार में सदस्यों को गुप्त शत्रुओं से मुकदमेबाजी झेलनी पड़ती है। इसी प्रकार परिवार के सदस्यों के रोगों के ऊपर भी धन व्यय होता रहता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि उसके अष्टम भाव में पड़ती है तो अचानक परिवार में कभी कभी किसी सदस्य की मृत्यु तक हो जाती है। इसी प्रकार धन हानि की भी संभावना बनी रहती है। नवम दृष्टि यहाँ से उसके 10वें भाव में पड़ती है तो करियर में परिवार से उसको सहयोग या सहयोग जातक को मिलता रहता है। पूरे परिवार को करियर क्षेत्र में अपने सम्मान में सफलता या असफलता भी या बदनामी भी अवश्य देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर द्वितीय भाव में बैठा राहु मिश्रित परिणाम ही अधिक देता हुआ देखा गया है। तृतीय भाव में राहु तीसरे भाव में यदि कालपुष्टि कुंडली में देखा जाए तो सामान्य तौर पर तीसरे भाव में राहु प्रायः शुभ फल ही अधिक देता हुआ देखा गया है, क्योंकि यहाँ पर मिथुन राशि बनती है जो कि उसकी उच्च राशि मानी गई है। हालांकि कई ज्योतिषविद राहु को वृषभ राशि को उच्च मानते हैं। जातक यहाँ शूरवीर होता है, साहसी होता है, बहुबली होता है और पराक्रमी होता है। शत्रुओं पर वह हमेशा हावी रहता है और अपने निज पराक्रम पर साम दाम दंड नीति के तहत वह अपना भाग्य बनाता हुआ सफलता प्राप्त करता हुआ अवश्य दिखाई देता है। हालांकि बंधुओं के लिए कभी कभी यहाँ राहु अशुभता भी प्रदान करता है। यदि यह राहु अशुभ राशियों में है, अशुभ ग्रहों के साथ है तो भाई बहनों को कष्ट भोगना अवश्य पड़ता है। यदि यहाँ पर पुरुष राशि का राहु है तो भाइयों को कष्ट मिलता है। यदि स्त्री राशि का राहु है तो यहाँ स्त्रियों को बहनों को कष्ट अवश्य मिलता है। वैसे तीसरा भाव आधुनिक संचार साधनों का भी है। यदि यहाँ राहु शुभ अवस्था में है तो
जहाँ तक आधुनिक संचार के साधनों जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, कैमरा, तंत्र मंत्र, जादू जैसे विषयों का माहिर होता है। अशुभ राहु यहाँ होने पर यहाँ से उसकी पंचम दृष्टि उसके सप्तम भाव में पड़ती है, तो जातक को चोट चपेट लगने की संभावना बनी रहती है। जीवन साथी के साथ झगड़े होना, स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी बनी रहती है। इसी प्रकार भाग्यहानि होना, धर्महीन होना भी देखा गया है, क्योंकि यहाँ से जातक की सप्तम दृष्टि नवम भाव में पड़ती है। कई बार जातक अपना धर्म छोड़कर दूसरा धर्म भी अपना लेता है। वैसे तीसरे भाव का राहु जातक को भाषा के ऊपर, विदेशी भाषा के ऊपर भी कुशलता प्रदान अवश्य करता है। यहाँ से जातक नवम दृष्टि एकादश भाव में पड़ती है, तो सामाजिक क्षेत्र में उसे कुछ गलत प्रकार के लोगों से संबंध अवश्य होते हैं। यदि यहाँ पर शुभ राहु की दृष्टि है तो अपनी इच्छा पूर्ति वह किसी भी अनैतिक कार्यों से भी पूर्ण कर लेता है और खूब धन कमाता है। इसी प्रकार राहु दाम्पत्य जीवन में सुख सहयोग देता है। यदि वह सुख अवस्था में है, धर्म क्षेत्र में भी वह धर्म का अनुसंधान करेगा, ईश्वर का अनुसंधान करेगा। इसी प्रकार धन लाभ भी वह प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार उसका सामाजिक क्षेत्र बड़े बड़े क्लबों में, बड़े बड़े होटलों में, ग्लैमर वर्ल्ड में राजनीतिक लोगों के साथ उठना बैठना रहता है और साम दाम दंड की नीति के तहत अपना व्यवहार कर वह बड़े बड़े धन प्राप्त अवश्य कर लेता है। कहने का तात्पर्य है कि तीसरे भाव में राहु प्राय शुभ फल ही अधिक देता है। हालांकि राशि और मित्र ग्रहों, अशुभ ग्रहों का इस पर असर अवश्य होता है। तो कुल मिलाकर आज के कार्यक्रम में हमने प्रथम भाव से लेकर तीसरे भाव तक राहु की शुभता अशुभता का वर्णन किया है। जी, तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हमने जो आपको राहु ग्रह से संबंधित जानकारी दी है, आप इसको धैर्यपूर्वक सुने और इससे अपना ज्ञानवर्धन करें। और यदि आपकी कोई जिज्ञासा है, कोई समस्या है, कोई उपाय प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और मामूली सा शुल्क देकर अपनी ज्ञान वृद्धि या अपनी समस्या का समाधान अवश्य पा सकते हैं। जी, तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओ